जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसे इतिहास के सबसे रोमांचक और समृद्ध दौर में गिना जाता हो, जहां राजाओं की कहानियां, नई नई खोजें और सांस्कृतिक बदलाव हर पल को दिलचस्प बना देते हो। लेकिन इस सुनहरे दौर की बस एक खामी हो, कम उम्र में मौत। एक ऐसी दुनिया जहां बीमारियां तांडव मचाती हो, चारों तरफ खूनी जंग और तबाही का आलम हो, पेट भरने को निवाले तक ना हो, ना हॉस्पिटल्स, ना डॉक्टर्स और ना ही कानून का कोई नामो निशान। आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि ये सब कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे मानव इतिहास का सच है। जहां आज हम एक दिन फोन और इंटरनेट के बिना नहीं गुजार सकते, वही आज से कुछ सैकड़ों साल पहले मिडिल एजेस में लोग इन बेसिक सी सुविधाओं के बगैर जीने को मजबूर थे। मिडिल एजेस मानव इतिहास के सबसे बुरे दौर में से एक था। इस दौर में सांस लेना भी अपने आप में एक जंग जीतने जैसा था। आज जिस उम्र में हम जीना शुरू करते हैं, तब लोग उस उम्र में मौत का शिकार हो जाते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 30 से 35 साल की थी और ये उम्र भी लोगों के लिए एक सपना थी। बच्चे पैदा होते ही माँ के साथ कब्र में चले जाते थे। हर 10 में से 3 बच्चे पैदा होने के 1 साल के अंदर ही मर जाते थे और हर 5वां बच्चा अपनी जवानी देखने से पहले ही खत्म हो जाता था। जो बच जाते थे उन्हें भूख, बीमारी और महामारी का सामना करना पड़ता। लोगों के पास केवल 2 ऑप्शंस होते, या तो जिंदगी की जंग लड़ो या फिर मौत को गले लगा लो। ये एक ऐसा दौर था जहाँ अकेले प्लेग ने ही यूरोप की करीब आधी आबादी को निकल लिया था। आखिर क्यों थी इस दौर में जिंदगी इतनी छोटी? आइए मध्य युग की उन गलियों में चलते हैं जहां हवा में बीमारी घूमती थी, जहां भूख लोगों को खा जाती थी और जहां जंग के मैदान से लेकर बच्चे के जन्म तक हर जगह मौत का साया मंडराता था। मिडिल एजेस, जिसे मिडीवल पीरियड भी कहते हैं, इसकी शुरुआत 5वीं सदी में हुई थी, जब रोमन साम्राज्य की चमक फीकी पड़ गई थी। ये मिडिल एजेस का दौर 15वीं सदी तक यानी करीब 1000 साल तक चला, जिस बीच यूरोप में पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल बदलावों की कहानी लिखी गई। लेकिन लोगों का बहुत कम उम्र में मर जाना इस दौर का एक ऐसा सच है जो आज भी दिल दहला देता है। उस जमाने में लोग ऑन एवरेज 30 से 35 साल तक ही जीते थे, यानी जिस उम्र में आज हमारी जवानी शुरू होती है, हम शादी करते हैं, सपनों की उड़ान भरते हैं, उस उम्र में तब के लोग कब्र में दफन हो जाते थे। हर 10 में से केवल एक ही एडल्ट ऐसा होता था जिसे 50 साल से ऊपर की जिंदगी नसीब होती थी। इस एक बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में जिंदगी जीना कितना खतरनाक था। मिडिल एजेस में लोगों के कम उम्र में मरने के पीछे सबसे बड़ा कारण तरह तरह की बीमारियां थी। डिसेंट्री, मलेरिया, डिफ्थेरिया, फ्लू, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स एंड लेप्रोसी जैसी दर्जनों बीमारियां उस दौर में हवा की तरह फैलती थी और लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देती थी। बहुत बार बीमारी लोगों के खराब रहन सहन की वजह से भी होती थी। तब के लोग हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। सैनिटेशन का कोई नामो निशान नहीं था। लोग गंदा पानी पीते थे, घरों में गंदगी जमा करके रखते थे और यही गंदगी बीमारियों को न्योता देती थी। लोग महीनों तक नहाते भी नहीं थे। उस समय बीमारी से भी बड़ी प्रॉब्लम मेडिकल ट्रीटमेंट की थी। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर कुछ बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास लगभग हर बीमारी का इलाज है। लेकिन तब हाल बिल्कुल इसके ऑपोजिट था। तब एक हल्का सा बुखार भी लोगों की सांसों को खत्म करने के लिए काफी था। तब ना तो वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स थे, ना ही वेल स्किल्ड डॉक्टर्स। मेडिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ना के बराबर थी, ना वैक्सीन थी, ना एंटीबायोटिक्स। हॉस्पिटल्स के नाम पर कुछ आश्रम जैसी जगह होती थी जहां बीमारों को केवल इसलिए रखा जाता था क्योंकि वो हेल्पलेस होते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकते थे। इसके अलावा उन जगहों पर इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं होता था। मेडिकल फील्ड इतना पिछड़ा हुआ था कि बहुत कम डॉक्टर्स होते थे और उनके इलाज का तरीका भी आज के समय से बिल्कुल अलग और कई बार जानलेवा होता था। हाल ये था कि किसी को अगर जरा सी भी बीमारी घेर लेती तो उसकी जान बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन देखा जाए तो आज भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है। आज के दौर में भले ही मेडिकल साइंस नई नई ऊंचाई छू रही है, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स और स्किल्ड डॉक्टर्स है, लेकिन सीवियर हेल्थ कंडीशंस या किसी एक्सीडेंट की वजह से आज भी लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये वो सच है जिससे हम नजरें नहीं फेर सकते। हम में से किसी को नहीं पता कि हम कब अपनों को आखिरी बार देख रहे होंगे। आप जब भी अखबार खोले या टीवी पर न्यूज देखे तो ऐसी घटनाएं आम तौर पर सामने आती रहती हैं। सोचिए, अगर किसी परिवार के मेन अर्निंग पर्सन के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। उनके बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब कैसे मैनेज होते होंगे। ऐसे मुश्किल वक्त में एक चीज है जो उस परिवार के काम आती है, वो है एक इंश्योरेंस। आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है।
इसमें आपको 600 से 700 रुपए का प्रीमियम भरकर अपनी फैमिली के लिए 2 करोड़ तक का कवरेज मिल जाता है। फायदे की बात यह है कि जितनी कम एज में आप इसे लेंगे, आपका प्रीमियम उतने कम में लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे देर से लिया तो वही कवरेज आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा लाइफ में एक और इमरजेंसी अक्सर आ जाती है, वो है मेडिकल इमरजेंसी, जो न सिर्फ आपकी सेविंग्स पर असर डालती है बल्कि आपके परिवार को फाइनेंशियली कमजोर भी कर देती है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, जो आजकल महज 300 से 400 रुपयों में मिल जाता है और समय पर क्लेम की सुविधा की वजह से यह आपके लाखों के मेडिकल बिल का खर्चा बचा सकता है। महंगाई के इस दौर में आपको हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस दोनों लेना जरूरी है। आपको किस कंपनी का प्लान लेना है यह आपके ऊपर है। हमने आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आपको एक ही जगह सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स मिल जाएंगे, जहां आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन परचेज करने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। उस दौर में बीमारियों का इलाज ब्लड लेटिंग यानी मरीजों के शरीर से खून निकालने के तरीके से होता था। तब के फिजिशियंस मानते थे कि शरीर में ब्लड और दूसरे ह्यूमर्स यानी तरल पदार्थों का बैलेंस बिगड़ने से बीमारियां होती हैं और अगर शरीर से एक्स्ट्रा ब्लड निकाल दिया जाए तो यह संतुलन दोबारा से सही हो जाएगा। इसके लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल होता था, या तो मरीज की नस में सीधे किसी धारदार औजार से चीरा लगाया जाता या फिर खून निकालने के लिए लीचेस यानी जोंकों का इस्तेमाल किया जाता। लीचेस खून चूसकर शरीर से इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालती थी। ये दोनों तरीके इतने रिस्की थे कि कई बार जरूरत से ज्यादा खून निकल जाता, जिससे मरीज की मौत हो जाती। तो कई बार अनक्लीन टूल्स की वजह से इन्फेक्शन हो जाता, जो बाद में मौत का कारण बन जाता। ताज्जुब की बात यह थी, इतना जोखिम भरा इलाज भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। आम लोग बीमार पड़ने पर इन डॉक्टर्स के बजाय अक्सर वाइज वुमेन या विचेस के पास जाते थे, जो जड़ी बूटियों और टोना टोटकों से इलाज करती थी, जिससे अक्सर कोई फायदा नहीं होता था। जरा सोच कर देखिए, जब उस समय छोटी से छोटी बीमारी भी जान की दुश्मन बन जाती थी, तो कोई महामारी कितना बड़ा कहर ढाती होगी। ऐसी ही एक महामारी 1347 में देखने को मिली, जिसने पूरे यूरोप को कब्रिस्तान बना दिया था। यूरोप में फैला प्लेग दुनिया की सबसे बड़ी महामारी थी, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। 1347 से 1352 तक सिर्फ 5 साल में इस प्लेग ने यूरोप की करीब आधी आबादी को खत्म कर दिया था। इसने इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड, वेल्स, स्पेन और रशिया जैसे देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस एक महामारी की वजह से 5 से 6 सालों में पूरी दुनिया में 75 से 200 मिलियन लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी थी। ये प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता था, जो बहुत बार चूहों पर पाए जाने वाले फ्लीस के जरिए इंसानों में पहुंचता था। अगर किसी को प्लेग हो जाता तो उसके मरने के 70 से 80% चांस होते थे। इस महामारी के कारण 14वीं सेंचुरी में इटली के फ्लोरेंस में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल से घटकर केवल 20 साल की रह गई थी। इस एक प्लेग ने न जाने कितने गांवों और शहरों को उजाड़ के रख दिया था। कई गांवों में तो इतने लोग मर गए कि वहां सन्नाटा पसर गया। जो लोग बचे वो इतने डर चुके थे कि गांव छोड़कर भाग गए। आज भी यूरोप के कई हिस्सों में प्लेग के समय के मास ग्रेव्स मिलते हैं, जहां दर्जनों लोगों को एक साथ दफनाया गया था। इंग्लैंड के लिंकनशायर शहर में भी यही देखने को मिला, जहां एक अकेली कब्र में ही एक साथ 48 लोगों को दफनाया गया था। ये चीज आज भी उस दौर के खौफनाक मंजर की याद दिलाती है। प्लेग और अन्य महामारियों ने न केवल आम जनता बल्कि शाही परिवारों को भी नहीं छोड़ा। 1330 से 1479 के बीच इंग्लैंड की ड्यूकल फैमिलीज, जिन्हें ड्यूक या डचेस का हाई क्लास का राजसी खिताब दिया जाता था, उन परिवार के पुरुषों की एवरेज एज मात्र 24 साल रह गई थी। मेडिकल नॉलेज न होने की वजह से उस समय के लोगों को यह भी नहीं पता था कि कोई भी बीमारी कैसे फैलती है। लोग मानते थे कि कोई भी बीमारी या महामारी इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर उनसे गुस्सा है और उन्हें उनके पापों की सजा दे रहे हैं। इसलिए जब भी कोई बीमारी या महामारी आती तो लोग उससे बचने के लिए बस हाथ जोड़कर भगवान से दुआएं करते, पूजा या रस्म करते या फिर किसी जानवर की बलि देते। बीमारी और महामारी के अलावा मिडिल एजेस के लोगों का कम एज में मरने का एक सबसे बड़ा कारण फैमिन भी था। लोगों को कई बार साल दर साल भूख से जूझना पड़ता था। 14वीं सेंचुरी की शुरुआत में धरती पर कूलिंग पीरियड की शुरुआत हुई, जिसने अगली कई सेंचुरीज के वेदर को अनसेटल्ड कर दिया और यूरोप समेत पूरी दुनिया को लोअर एवरेज टेम्परेचर्स का सामना करना पड़ा। इस वजह से यूरोप में 1315 से 1322 के बीच लगातार 7 साल तक मूसलाधार बारिश होती रही। कई बार तो ऐसा हुआ कि 5 महीनों तक बिना रुके बारिश होती रही, जिसने किसानों की खेती चौपट कर दी। वो ना तो अपने खेतों में बीज बो पाए और ना ही तैयार फसलों को ठीक से काट पाए। जो थोड़ी बहुत फसलें उगी वो मोल्ड और मॉइस्चर से खराब हो गई, जिससे फूड सप्लाईज लगातार घटती रही। इससे यूरोप को ग्रेट फैमिन का सामना करना पड़ा। यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया का भी यही हाल था। मिडिल एजेस के 90% लोग खेती पर डिपेंडेंट
डिपेंडेंट थे और खराब मौसम की वजह से जब भी उनकी फसल बर्बाद होती तो लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचता। जब उन्हें भूख मिटाने का कोई जरिया नजर नहीं आता तो वो पेड़ों के छाल, जंगली फल फूल और सड़े हुए गेहूं और मक्के को खाने के लिए मजबूर हो जाते। इनसे उनके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की भारी कमी होने लगती और वो मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाते। इससे उनका शरीर कमजोर हो जाता और वो जल्दी ही बीमारियों का शिकार होकर अपनी जिंदगी खो बैठते। जिस क्षेत्र में फैमिन होता वहां से भारी संख्या में लोग खाने की तलाश में दूसरी जगह माइग्रेट करने लगते थे। लेकिन उस समय एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना आज के जितना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस दौर में ना तो आज जैसी सड़कें थी, ना रूट्स थे और ना ही सुरक्षित यात्रा के साधन, ना जगहों के क्लियर मैप थे और ना ही सही डायरेक्शन के लिए एडवांस नेविगेशनल इक्विपमेंट्स। इस वजह से वो कई बार गलत दिशा में भटक जाते, जिससे उनका सफर लंबा और मुश्किल हो जाता। लोगों को चलते चलते बीच रास्ते में ही थक कर अक्सर खुले आसमान के ही नीचे सोना पड़ता था। ठंड के मौसम में ये और भी खतरनाक हो जाता, क्योंकि ऐसे में कई मुसाफिर कपकपाती ठंड में ही दम तोड़ देते थे। उनके पास खराब मौसम या जंगली जानवरों से बचने का कोई शेल्टर नहीं होता था। कई बार उन पर लुटेरों का भी अटैक होता, जो पूरे काफिले पर हमला करके धारदार हथियारों से उनकी जान ले लेते थे। सफर के दौरान खाना और पानी की भी कोई गारंटी नहीं होती थी। अगर किस्मत अच्छी होती तो कभी कभी सराय, मठ या कोई रुकने की जगह मिल जाया करती, वरना भूखे ही सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ता और काफी लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में अपना दम तोड़ देते थे। बदलते वक्त के साथ लोग अपने सफर को छोटा करने के लिए समंदर का रास्ता अपनाने लगे, लेकिन उससे भी उनकी समस्या खत्म नहीं हुई। सफर में गलती से एक तूफान भी आता तो जहाज पलट जाता और उस पर सवार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। कई बार डायरेक्शन का सही अनुमान न होने की वजह से वो समुद्र में ही भटक कर भूख और प्यास से मर जाते, तो कई बार समुद्री डकैतों के हाथों लूट लिए जाते। ऐसे खतरे भरे सफर के लिए लगभग जवान लोग ही निकलते थे, इसलिए नौजवानों के मरने का ये भी एक बड़ा कारण था। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहां मिडिल एजेस में ज्यादातर लोग आधी जवानी में ही मर जाते थे, तो वहीं उस दौर में मरने वालों की एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की भी थी जो मां की कोख में ही मर जाते या फिर पैदा होने के 1-2 साल बाद ही अपनी जान खो बैठते थे। हालात इतने खराब थे कि हर तीसरा बच्चा अपना पहला बर्थडे भी नहीं देख पाता था और हर 5वां बच्चा जवानी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता था। ये स्थिति केवल गरीबों की ही नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े राजाओं के बच्चों का भी यही हाल था। किंग एडवर्ड I के 16 बच्चों में से 7 बच्चे अपनी जिंदगी के 7 साल भी पार नहीं कर पाए थे, जबकि कैथरीन ऑफ सिएना's मदर के 23 बच्चों में से केवल 8 ही अपनी जवानी देख पाए थे। मिडिल एजेस में एक बच्चे का जन्म खुशी से ज्यादा डर लेकर आता था। एक औरत के लिए बच्चे की डिलीवरी का मतलब जिंदगी और मौत का सवाल होता था। जहां इलाज की कमी थी तो वही साफ सफाई की कमी की वजह से भी दिक्कत होती थी। डिलीवरी के समय घर की महिलाएं दाइयों के साथ मिलकर बच्चे की डिलीवरी करवाती थी। इस दौरान साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता था। डिलीवरी के दौरान जब बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं का काफी खून बहता और इस दौरान उन्हें गंदे हाथों से छुआ जाता तो अक्सर मां और बच्चे इन्फेक्शन के शिकार हो जाया करते थे। इस दौरान कभी कभी डिलीवरी के बाद भी जब खून बहना बंद नहीं होता तो दाइयां घरेलू नुस्खे अपनाती थी जो अक्सर कारगर नहीं होते थे। दाइयां अक्सर न्यूबॉर्न बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए जंग लगी ब्लेड या अनहेल्दी औजारों का इस्तेमाल करती थी, जिससे इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता था। उस समय बच्चे पैदा करना कितना जोखिम भरा काम था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म तक हर तीसरी औरत की मौत हो जाती थी। हालात इतने डरावने थे कि उस समय एक अजीब प्रथा चलन में थी। प्रेग्नेंट होते ही महिलाएं अपनी वसीयत लिखवा देती थी, क्योंकि उनके बचने की उम्मीद बेहद कम होती थी। किसान की बीवी हो या महल में रहने वाली रानी, खतरा सबके लिए बराबर था। इंग्लैंड की रानी जेन सेमोर अपने बेटे को जन्म देने के मात्र 12 दिन बाद ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर गई थी। वो एक रानी थी, फिर भी इन्फेक्शन ने उसे नहीं छोड़ा। गरीब औरतों का तो और भी बुरा हाल था। बहुतों के पास दाई भी नहीं होती थी, वो अकेले ही दर्द सहती और मर जाती। उनकी मौत के पीछे इन्फेक्शन, पोस्टमार्टम हेमरेज, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और इनएक्सपीरियंस दाइयां जिम्मेदार होती थी। उस दौर में जो बच्चे किस्मत से बच जाते थे उनके लिए भी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पास ना तो मेडिसिन थी और ना ही इन्फेक्शन एंड एपिडेमिक से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन। वो न्यूट्रिशियस फूड के बिना पहले ही माल न्यूट्रिशन का शिकार होते थे, जिससे उनका शरीर बचपन से ही काफी कमजोर होता था। वीक इम्यून सिस्टम की वजह से उनके एपिडेमिक की चपेट में आने के हायर चांसेस होते थे। प्लेग ने भी सबसे ज्यादा बच्चों को ही नुकसान पहुंचाया था। 1383 के प्लेग आउटब्रेक में मरने वालों में 88% बच्चे थे।
जहां फैमिन, इन्फेक्शियस डिजीज, पुअर मेडिकल केयर और वीक इम्यून सिस्टम ये सब मिलकर मिडिल एजेस के लोगों की जिंदगी को छोटा कर रहे थे, तो वही उस समय लोगों के कम उम्र में मरने के पीछे वॉर एंड वायलेंस भी एक सबसे बड़ा फैक्टर था। युद्ध तो जैसे मिडिल एजेस के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कभी किसानों का विद्रोह होता तो कभी प्रजा राजा के खिलाफ सड़कों पर उतर आती। इस टकराव में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। ब्रिटेन के राजा दूसरे देशों को हड़पने या फिर इन्वेडर्स से अपने देश को बचाने के लिए लगभग हर समय युद्ध में ही व्यस्त रहते थे। 8th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक जहां ब्रिटेन पर वाइकिंग के आक्रमण होते रहे, तो वही आगे नॉर्मन्स ने भी ब्रिटेन पर आक्रमण कर लोगों की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1135 से 1153 के बीच ब्रिटेन में राजाओं के अत्याचार के खिलाफ सिविल वॉर होता रहा, जबकि 1337 से 1453 के बीच 100 सालों से भी ज्यादा समय तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चलता रहा। ये युद्ध इतना भयानक था कि ब्रिटेन की ओर से करोड़ों लोग मारे गए थे, जबकि फ्रांस की आबादी तो घटकर केवल आधी रह गई थी। इस युग में इतने युद्ध लड़े गए कि जंग के मैदान को मौत का ठिकाना माना जाता था। युद्ध न सिर्फ सैनिकों बल्कि आम नागरिकों को भी मौत की भेंट चढ़ा देते थे। वॉर्स में लाखों लोग तलवारों से कटते तो लाखों भालों से अपनी जान गंवा देते थे। हर बैटलफील्ड में 5 से 10% सैनिक मारे जाते, लेकिन असली मौत का मंजर युद्ध के बाद शुरू होता। जंग में मरने वालों की गिनती उतनी नहीं होती थी जितनी युद्ध के बाद घायल सैनिकों के मरने की होती थी। लाखों सैनिक जब अपने साथ जख्म लेकर घर लौटते तो जख्म को साफ करने का कोई तरीका नहीं होता था। ना तो उनके पास ऑपरेशन के लिए कोई मेडिकल इक्विपमेंट थे, ना ही घावों को सुखाने के लिए मेडिसिन थी। इससे जल्दी ही घायल सैनिक इन्फेक्टेड हो जाते थे और उनके घावों में सड़न शुरू हो जाती थी। हाल ये होता कि सड़े हुए हाथ या पैर को काटना पड़ जाता था। डॉक्टर्स के पास बेहोशी की दवा नहीं होती थी, इसलिए घायल सैनिकों को शराब पीकर दर्द सहना पड़ता या फिर उन्हें किसी ठोस चीज से सर पर चोट मारकर बेहोश कर दिया जाता। इलाज भी जोंक लगाने या खून निकालने तक सीमित था, इसलिए ऐसे ट्रीटमेंट घायलों को बचाने से ज्यादा उनकी मौत के जिम्मेदार बन जाते थे। सत्ता और जमीन के लिए लड़ी गई लड़ाई के अलावा मिडिल एजेस में रिलीजन के नाम पर भी लोगों ने खूब मारकाट मचाई। करीब 200 सालों तक पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर लड़ाइयां चलती रही और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों की जान लेते रहे, जिस वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। स्पेन में भी 8th सेंचुरी से लेकर 1492 तक धार्मिक लड़ाइयां जारी रही। ये नरसंहार इतना बड़ा था कि क्रिश्चियंस के आक्रमण के समय वहां मुस्लिम की आबादी 55 लाख थी, जबकि 1492 तक आते आते वहां केवल 6 लाख मुस्लिम ही रह गए थे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग धर्म के लोगों की पकड़ थी, जो अपनी सुपीरियोरिटी के लिए माइनॉरिटीज का कत्लेआम कर देते थे। युद्ध के अलावा तब वायलेंस डेली लाइफ का हिस्सा होता था। सोसाइटी में गरीब लोगों की संख्या अधिक थी, इसलिए रॉबरी आम बात थी। कोई सख्त नियम या कानून नहीं होते थे, जिस वजह से सड़कों पर झगड़े और शराब खानों में मारपीट हर रोज की बात थी। लोग बात बेबात एक दूसरे को मार डालते थे। जीने का हक बस उसी को था जो ताकतवर था। न्याय के नाम पर भी हिंसा होती थी। कौन इनोसेंट है और कौन गिल्टी, इसका फैसला भी आपस में फाइट करने से होता था और फाइट मौत तक चलती थी। जो जिंदा बचता वो इनोसेंट माना जाता। इसके अलावा उस समय आगजनी भी लोगों की जान की एक बड़ी दुश्मन थी। तब घर पतली सूखी लकड़ियों के बने होते थे, जिनमें रोशनी करने के लिए मोमबत्तियां या खुली चिमनियां इस्तेमाल होती थी। अक्सर जरा सी चिंगारी पूरे घर को आग की जद में कर देती थी। घरों के आसपास ही सूखी फसलों को स्टोर करके रखा जाता था, जिस वजह से उनमें भी आग लग जाती और आग धीरे धीरे पूरे गांव को जलाकर राख कर देती थी। इस वजह से भी काफी लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाता था। इन सब कुल जमा बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जमाने में जीना कितना मुश्किल था। हर रोज एक नया खतरा सामने खड़ा होता था। हर सांस एक लड़ाई थी और हर दिन एक इम्तिहान। कभी बीमारी गले पड़ती थी, कभी भूख के मारे जान निकल जाती थी, तो कभी तलवार सीने को चीर देती थी। आज हम उस दौर को किताबों में पढ़ते हैं, फिल्मों में देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है अगर हम वहां होते तो क्या होता? कल्पना कीजिए आप उस दौर में एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां फैमिन से खेत सूखे पड़े हैं, घर में बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, दूर से जंग की तलवारों की आवाज आ रही है और पास में एक हेल्पलेस प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी के दर्द से चीख रही है। उसका ये दर्द और चीख तब शांत होती है जब वो अपने बच्चे समेत मौत को गले लगा लेती है। मिडिल एजेस की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे लिए एक सबक है कि जो चीजें आज हमें मामूली लगती हैं वो जमाने में अनमोल थी, और ये उनकी कमी ही थी जो लोगों की जिंदगी को छोटा कर देती थी। आज हम लंबा जीते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। आज की मॉडर्न दुनिया में हमारी लंबी उम्र के पीछे कई सदियों का संघर्ष छुपा है, जिसे हमें याद रखना चाहिए और इस बेहतरीन जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए।